आज 2 अक्टूबर है। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। दोनों महानुभावों को नमन। उत्तराखंड आंदोलन का यह एक काला दिन है। मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों के साथ हुई बर्बरता को हम कैसे भूल सकते हैं। आज विजयदशमी भी है। आप सभी को शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस पर बात करनी जरूरी है। आरएसएस के इस एक सदी के सफर में सिर्फ शाखाएं और संगठन ही नहीं है, शून्य से शिखर तक पहुंचने का गौरवशाली इतिहास ही नहीं है, बल्कि विवाद भी हैं और सवाल भी। ऐसे सवाल जिनका उत्तर कभी नहीं मिलता। इस वीडियो में हम आरएसएस के बारे में जाने माने विचारक डॉक्टर राम पुनियानी से कुछ नई बातें जानेंगे। डॉक्टर राम पुनियानी आरएसएस पर गहरी नजर रखते हैं, लगातार शोध करते हैं। यह वीडियो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। देश भर में चर्चा है, आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। आपको याद होगा, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था। सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी ध्वनियां आई कि बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिली तो संविधान बदल देंगे। यदि सच में ऐसा था तो इस देश का सौभाग्य कि बीजेपी 400 पार नहीं पहुंची और बहुत पीछे रुक गई। फिलहाल आरएसएस को 100 रुपए का सिक्का जारी करके संतोष करना पड़ा। यह बात अलग है कि यह सिक्का भी विवाद के घेरे में आ गया है। डॉक्टर राम पुनियानी का यह वीडियो देखिए। वीडियो 2 साल पहले पटना में हुई एक वर्कशॉप का है। हमारे साथी और सहयोगी प्रेम पिराम ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। 2 घंटे के वीडियो में से प्रेम पिराम ने 10 मिनट के अंश निकाले हैं, जो एक कठिन काम था। देखिए वीडियो। इतिहास को धर्म के चश्मे से देखने की कारस्तानी जो की वो थी अंग्रेज कॉलोनियलिस्ट पावर्स। मानव समाज की जो नागरिकता होती है डीएनए के आधार पे नहीं होती, नागरिकता संविधान के आधार पे होती। आरएसएस ने एक ऐसा काम किया जो जमीन में उन्होंने पिलर्स गाड़े, मजबूत से मजबूत होते गए। क्या किया? शाखाएं चलाई। और ये जो आज़ादी का आंदोलन है ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि हम तो हिंदू राष्ट्र हैं और इसमें जो बाकी लोग हैं मिलावट, उसको दूर करना हमारा उद्देश्य है। आरएसएस का मॉड्यूल कंप्लीट। काला राम मंदिर का आंदोलन काय के लिए? आप हमको हिंदू कहते हैं और मंदिरों में नहीं आने देते। फिर 14 तालाब का आंदोलन, आप हमको हिंदू कहते हैं और हमको पानी नहीं पीने देते। अब नाम को ख्याल कीजिए। फिर से नाम पे आया तो आप बोलेंगे नाम में क्या रखा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति। क्या गायब है? स्वयं गायब है। हर एक पुरुष प्रधान विचारधारा के अनुसार स्त्री का स्वयं पुरुषों की जेब में होता है। सावित्रीबाई फुले ने जब लड़कियों के लिए स्कूल खोला तो उनका विरोध किस आधार पर किया गया? कहा गया हमारा धर्म औरतों की शिक्षा के लिए इजाजत नहीं देता। जब लोगों की सत्ता खतरे में होती है तो वो धर्म का आवरण लेकर चलते हैं और ये बात आज भी चलती है। तो ये 5 परिवर्तन याद रखिए। रेल, मेल, जेल, व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर वर्ग, उभरते हुए शिक्षित वर्ग, दलितों के बीच में शिक्षा और स्त्रियों के बीच में शिक्षा। इसने आधुनिक भारत की बुनियाद रखने की काम की। हम हिंदू राजा, मुसलमान नवाब अपनी लॉयल्टी, प्रतिबद्धता रानी सरकार के प्रति हाजिर करते हैं। हम आपके साथ रहेंगे। और इसी संगठन में से बाद में जाकर एक तरफ मुस्लिम लीग बनी, एक तरफ हिंदू महासभा बनी। याद रखिए, ये एक दूसरे के उल्टे दिखाई देते हैं पर वास्तव में यह चोर चोर मौसेरे भाई। याद रखिए, धर्मगुरु और राजसत्ता का मेल सामंती समाज में होता था। लोगों को लगता है केवल यूरोप में ही एक तरफ पोप था, एक तरफ राजा किंग था। गलत।
हर जगह सामंती समाज में एक तरफ जमींदार की सत्ता, एक तरफ धर्मगुरु की सत्ता, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। तो उसके विरोध में दलितों का आंदोलन हो रहा था। आम लोग आजादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो विदर्भ के सवर्ण संभ्रांत लोग डिस्टर्ब हो गए। ये क्या हो रहा है, ये आजादी की क्या बात हो रही। तो वहां फिर जैसे बताया, कुछ चित्त पावन ब्राह्मण, चित्त पावन ब्राह्मण यानी क्या, जिनका चित्त 24 कैरेट प्योर हो, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं चलता, ये जरा ख्याल रखिएगा। एनीवे, मुझे याद है अपने ये जो एक वो प्रधानमंत्री थे ना कविता लिखने वाले, इनका उल्लेख फिर से आएगा। हाँ, वो कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। मुझे ज्यादा जाति व्यवस्था समझती नहीं है, मोटे तौर पे बता रहा हूँ। खैर, तो उसमें भी चित्त पावन ब्राह्मण जो पूरे चित्त वाले, उन्होंने 24 लोगों ने किया। उसमें से एक व्यक्ति था डॉक्टर मुंजे, जो इटली होकर आया था, और उसने उसी की तर्ज पर आरएसएस की शाखाओं की स्थापना की। आरएसएस ने एक ऐसा काम किया जो ज़मीन में उन्होंने पिलर्स गाड़े, मजबूत से मजबूत होते गए। क्या किया, शाखाएं चलाई, सरल सा मॉड्यूल बनाया। अब हमारे कॉमरेड लोग, तो मैं भी उसी में था एक्चुअली, हूँ भी, कॉमरेड लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको आना है पार्टी में, आपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा है, कार्ल मार्क्स के कैपिटल के 4 वॉल्यूम पढ़े हैं, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पढ़ी है, लेनिन के 26 वॉल्यूम, और कोई कोई स्टालिन की भी बात कर देंगे। आरएसएस में बहुत आसान है, वेरी सिंपल। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या, हम फॉर्मूला नंबर 1, हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। ओके, हिंदू यहाँ के नेटिव हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन विदेशी हैं। अब ये देश विदेश की परिभाषा कैसे होगी आजकल, क्योंकि मोहन भागवत जी की बात आई। मोहन भागवत जी कहते हैं मुसलमान और हिंदुओं का डीएनए एक है। शायद वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का ख्याल नहीं रखते। अरे, दुनिया में बहुत सारे लोगों का डीएनए मिलता है। साउथ अफ्रीका से हम लोग आए हुए हैं, याद रखिएगा। मानव समाज की जो नागरिकता होती है डीएनए के आधार पे नहीं होती, नागरिकता संविधान के आधार पे होती है। और ये जो आज़ादी का आंदोलन है, ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि हम तो हिंदू राष्ट्र हैं, और इसमें जो बाकी लोग हैं मिलावट, उसको दूर करना हमारा उद्देश्य है। आरएसएस का मॉड्यूल कंप्लीट इसी को डेवलप कर कर करके एक चीज़ उस पर ऐड करते गए, और वो उन्होंने शाखाओं को विकसित किया। शाखाओं और आज़ादी के आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक जिस बात पर ख्याल लाना चाहता हूँ वो ये कि ये एक ही संगठन नहीं रहा। आज तो उनके संगठनों की गिनती करना मुश्किल हो गया है, पर एक खास संगठन के बारे में मैं आपसे कहता हूँ। अब नाम को ख्याल कीजिए, फिर से नाम पे आया तो आप बोलेंगे नाम में क्या रखा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति। क्या गायब है, स्वयं गायब है। हर एक पुरुष प्रधान विचारधारा के अनुसार स्त्री का स्वयं पुरुषों की जेब में होता है। इसलिए शायद मैं ऐड करता हूँ, इसलिए शायद पुरुषों के कमीज में जेब बने हुए होते हैं। ये मेरा अलग का मामला है, इसमें मैंने रिसर्च नहीं किया। खैर, तो ये उनकी राजनीति, और उस राजनीति को लेकर लगातार ये चलते रहे। मुख्य बात यह है कि इन्होंने अपने शाखाओं को विकसित किया, ये विचारधारा के आधार पे, और इनके विचारधारा के 2 पैर हैं। एक पैर बहुत ज़्यादा दिखता है, वह है मुस्लिम विरोध का और क्रिश्चियन विरोध का। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, क्रिश्चियन विरोध ये सिर्फ मणिपुर में नहीं दिखा, इससे पहले पैस्टर ग्राहम स्टेवर्ट स्टेन्स की हत्या, कंधमाल में हिंसा, डांग्स में हिंसा, झाबुआ में नन्स पे बलात्कार, क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा। ये एक पैर है। और जो दूसरा पैर है वो है प्राचीन मूल्यों का गुणगान, मनुस्मृति। प्राचीन मूल्यों का गुणगान क्यों? कि प्राचीन मूल्यों में एक दलित की दास्ता है, स्त्री की गुलामी है, तो ये वास्तव में उनका ज़्यादा गहरा एजेंडा है। तो ये विचारधारा का एक और भाग है कि जो लोगों को आपको दबाना है उनके बीच में दूसरे प्रकार के संगठनों को खड़ा करो और उसके माध्यम से उनको अपने दायरे में लाओ। बाबा साहब कहते थे एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उन्मूलन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा उन्मूलन का हम समन्वय करते हैं ना, तो इसलिए सामाजिक समरसता मंच,
सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से दलितों के बीच में जाके सेवा का काम करना, और जो प्रोसेस ऑफ सेंसिटाइजेशन होता है, राम खिचड़ी खाना, उनको इम्प्रेशन देना, हम तुम्हारे साथ हैं। और दलितों में एक चीज़ को लगता है, अरे इतने बड़े लोग हमारे साथ खाना खा रहे हैं, हमारे साथ आके काम कर रहे हैं, वो एक। दूसरा सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से वो कई दलितों को अपने साथ लेते हैं। और तीसरा उनमें एक है अवसरवादी लीडर्स। तो इनके मुद्दे क्या है? इनके मुद्दे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर एक मुद्दा अभी अभी जिसके नाम पे 100 से ज़्यादा लिंचिंग शब्द भारत की डिक्शनरी में नहीं था, अमेरिका की डिक्शनरी से लाया गया। जो वास्तविक मुद्दे हमारे हैं, बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई बेकारी, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई खाई, करोड़पतियों का पैसा लेकर भाग जाना, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, ये मुद्दे किसी उनके रडार पे नहीं है। ये वास्तविक सामाजिक मुद्दे हैं जिसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, लगातार, रोज और हमेशा। सामाजिक चेतना आज के समय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संघर्ष है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने प्रांत में, पूरे देश में इस पर सोचिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आधार पे जो इंडिया के नाम की शुरुआत हुई है, उस इंडिया को केवल राजनीतिक धरातल पर रखने के बदले जमीन तक एक आंदोलन के रूप में ले जाने की जरूरत है। आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक सहयोग के रूप में हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं। किसी धन्ना सेठ या किसी सरकार के सामने हम हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे, आप समझते हैं। आपको लगता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमें सहयोग दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए मैं नीलेश राठी जी का आभार व्यक्त करता हूं। वे पहले भी हमें सहयोग देते रहे हैं। फिर से आभार। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।